अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी एक बड़ी अहम क्लास है और इसके बारे में हमने पहले भी लेक्चर्स लिए हुए हैं, मगर आज हमने उस अंदाज में इसको पढ़ना है जो एक सिंगल पेपर का अंदाज है, जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू जो होता है वो उससे सवालात होंगे। तमाम फेडरल पब्लिक कमीशन के जो इंटरव्यूज़ हैं इससे सवालात होंगे, और लेक्चरर इस्लामियात के जो सवालात हैं इससे सवालात होंगे, और हर किस्म की जो सिंगल पेपर की जो जॉब है वो इस बुनियाद पे होती है। सो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके तमाम जॉब्स के टेस्टों की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक उसमें से आपका इस्लामियात है, जनरल इस्लामियात। अभी उसके लेक्चर्स मुकम्मल नहीं हुए, कुछ लेक्चर्स आपको वीडियो की सूरत में आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी। तो पाकिस्तान स्टडी पे आप 4-5 लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेसिक चीज़ों को देखना, बेसिक चीज़ों को पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे सामने चूँकि इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर्स भी होते हैं और इसके अलावा 2 बुक्स और होती हैं, फिर हम उसमें से देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवालात जो है वो बार बार पेपर में आ रहे हैं। सो उस अंदाज में हम फिर सवालात तैयार करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये ख़ास तौर पर आपके जनरल नॉलेज के लिए, और उसके बाद जो लेक्चरर इस्लामियात की या एसएस इस्लामियात की टेस्ट और इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम अहबाब के लिए है, जो एजुकेटर्स की तैयारी करते हैं या किसी भी सिंगल पेपर की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए। और ख़ास तौर पर यहाँ पे आप लेक्चरर इस्लामियात के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तारीख़ इस्लाम का जो पोर्शन है उसमें से 2 सवाल आपको तारीख़ बरसगीर के आने हैं। सो इस अंदाज में हमने इसको याद करना है, पढ़ना है, सुनना है कि हमारे आज के लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हल हो जाए। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि अभी ये मुख्तसरन मैं बयान करूंगा, कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने नोट्स निकाले हैं और ये मैंने जो लेक्चर तैयार किया है ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको भेजूंगा और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि कम से कम इन चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में याद कीजिएगा। और आपके पास कोई भी हिस्ट्री की किताब है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इस्लामियात की हिस्ट्री है तो उसमें भी ये सारा सिलेबस आपका वहाँ पे मौजूद है। तो 1 बाय 1 कोशिश करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला सहूलत के साथ याद हो जाएगी। आज हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे, ये अगरचे हमने तारीख के अंदर हमने पहले करवाया हुआ है, मगर हम इसको सिर्फ बुनियादी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें करवाई हुई है। कोशिश करेंगे कि इस पे 2 लेक्चर हो और 2 लेक्चर्स के अंदर इसको कवर करें। अच्छा, तारीख़ बरसगीर का आगाज़ हमने जब पहला लेक्चर करवाया था जनरल नॉलेज के अंदर, उसके अंदर भी मौजूद था। ये इस्लामियात का सिलेबस है। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम है के बरसगीर जो सिंध है उस पर हमले के बाद मुसलमानों का बरसगीर में दाखिला हुआ और उसके बाद यहाँ पे इस्लाम की आमद हुई। ये एक सारा दौर है, मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी शख्सियत थी अलबतगीन, ठीक है, और उसके बाद उनके बेटे सबतगीन, और उसके साथ उनकी जो हुकूमत आई थी वो आई थी सबसे पहले जो बरसगीर के अंदर डायनेस्टी आई है, डायनेस्टी वो गजनवी डायनेस्टी है। ठीक है, गजनवी सल्तनत, ये आपने याद रखना है। गजनवी सल्तनत जो है ये बरसगीर के अंदर आई है और इसमें सबसे पहले जो इसके हुक्मरान है वो आप सिर्फ इतना याद रखते जाएंगे तो यही आपके लिए काफ़ी होगा। आप सबको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल? जी उस्ताद साहब। ओके जी, ओके। अभी कुछ अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। बाज़ का किसी का नेट का भी इशू हो सकता है,
मुमकिन है, तो बहरहाल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। वैसे तो अगर पढ़ें तो हमारा पहला लेक्चर भी सुन सकते हैं, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। तफसील हमने यहाँ पे बयान की हुई है और नोट्स भी इसके हम भेज देंगे। अब गजनवी सल्तनत जो है इसके बानी आपने याद रखने हैं सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी, ये सिर्फ बानियों के नाम याद रखते जाना है। और 17 हमलों के हवाले से सुल्तान महमूद गजनवी बड़े मशहूर मारूफ हैं। और इनके साथ अबू रेहान अल बैरूनी जो आए थे जेलम तक, और उन्होंने किताबुल हिंद लिखी, हिंदुस्तान का विजिट किया और उसके ऊपर उन्होंने फिर किताब लिखी किताबुल हिंद। ये भी सिंगल पेपर में सवाल आ चुका है। सुल्तान महमूद गजनवी, हम सिर्फ जनरल चीज़ें को पढ़ रहे क्योंकि ये बड़ी तफसील से गुजर चुके हैं। उसके बाद आती है गौरी डायनेस्टी है, गौरी सल्तनत। अब जो गौरी सल्तनत है इसके जो बानी है ये सुल्तान महमूद मोहम्मद गौरी शहाबुद्दीन गौरी, ये कहा जाता है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अच्छा, ये इसके बानी, आपने सिर्फ बानियों के नाम याद रखने हैं। और एक इसमें सवाल ये है कि बर्रे सगीर के अंदर मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद जो रखने वाले हैं बर्रे सगीर के अंदर, वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अच्छा, इनके बाद गौरी सल्तनत के और भी बादशाह आए हैं, हमारा वो मकसद नहीं है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको इंशाअल्लाह ताला भेज देंगे। आपने ये कोशिश ये कीजिएगा कि एक दफ़ा इस सारे सिलेबस को किसी एक बुनियादी किताब से ज़रूर पढ़ें। मैं वो सवालात आपको करवा रहा हूँ जो पिछले सालों में पेपरों में पूछे गए हैं या इस अंदाज में पूछे जाते हैं गौरी सल्तनत का। अच्छा, गौरी सल्तनत के अंदर कुछ और भी बादशाह है, सिर्फ एक नहीं है, इसके अलावा भी हैं। इसके साथ एक जो है वो खानदान गुलामा है, ये बड़ा मशहूर है, खानदान गुलामा। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव जो डायनेस्टी है इसकी बुनियाद की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है बड़े मशहूर व मारूफ बादशाह है, खानदान गुलामा में इंतहाई काबिल। और इनके दौरे हुकूमत में कुछ जो चीज़ें बनी हैं, एक तो सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने दिल्ली को पाया तख्त बनाया, यानी कि दारुल हुकूमत बनाया, एक चीज़। और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, और कुतुब मीनार वो भी उन्होंने बनाया। अब लाहौर में इनका मकबरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर के अंदर इनका मकबरा है। और फिर इसके बाद कौन बादशाह बना था? अल्तमश। कुतुबुद्दीन के बाद कौन बना? अल्तमश। ये किसी ने अगर तफसील के साथ सुनने हो तो वो हमारे लेक्चर मौजूद है, वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अल्तमश की बेटी है रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। अच्छा, हम इस सब को कहते हैं ये स्लेव डायनेस्टी है, खानदान गुलामा चल रहा है। अब रजिया सुल्ताना की 4 साल की हुकूमत है, ये बर्रे सगीर की पहली खतून हुक्मरान है 1236 से 1240 तक। ठीक है, 1236 से 1240 तक इनकी हुकूमत रही है रजिया सुल्ताना की। और इनके सबसे ज्यादा काबिल हुक्मरान इसमें देखा जाता है तो गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन है। बस इतना आप याद रख लें। तो बर्रे सगीर पे जो खानदान गुलामा और खानदान गौरी यानी कि स्लेव डायनेस्टी और गौरी डायनेस्टी की कुल हुकूमत तकरीबन 97 साल बनती है बर्रे सगीर में। सिर्फ इतना याद रख लें कि पहला कौन है और इसकी बुनियाद किसने रखी है, वो आपके लिए काफी होगा। अब गजनवी सल्तनत सुल्तान महमूद गजनवी, गौरी सल्तनत सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, खानदान गुलामा की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद अल्तमश, फिर रजिया सुल्ताना, इसके साथ गयासुद्दीन बलबन और भी इसके साथ भी आते हैं, मगर हमारा वो मुद्दा नहीं है। तफसील के साथ जाना हो तो आप पढ़ सकते हैं उसको। यहां तक हमने पढ़ा है खानदान गुलामा। अच्छा, खानदान गुलामा के बाद आपने याद रखना है, ये तरतीब जरूर याद रखिएगा, खिलजी खानदान, खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी खानदान जो है ये जलालुद्दीन खिलजी है, इसके बानी कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये लेक्चर इस्लामियत के पेपर में सवाल आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा ज़हन में रखिएगा। खिलजी खानदान की बुनियाद इन्होंने रखी है। और जाहिर बात है खानदान गुलामा जो है वो 1290 तक ख़त्म हो गया
और 1290 के बाद ये शुरू होता है 1320 तक, ये खलजी खानदान है। ठीक है, अब इनकी जो हुकूमत है कुल 30 साल है, 30 साल खानदान खलजी की। इसमें एक शख्सियत बड़ी मशहूर है जिसने बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम बनाया और टैक्सेस का निज़ाम अच्छा बनाया। माहिर मायशात जो है अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी ये बड़े मशहूर हुए और जासूसी का निज़ाम भी इन्होंने बड़ा बेहतरीन बनाया। और आखिरी जो है वो मुबारक शाह खलजी, मुबारक शाह खलजी। आप इतना ही याद रख लेंगे ना कि खलजी खानदान की बुनियाद किसने डाली है, जलालुद्दीन खलजी, तो यही काफ़ी है। मशहूर बंदा कौन है? अलाउद्दीन खलजी। 3 बंदे बड़े मशहूर हैं, इनके हवाले से आप ज़हन में रख सकते हैं। अब इसके बाद जो हुक्मरान आए खलजी खानदान के बाद आए हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक खानदान जो है इसको देखते हैं तो इसका पहला हुक्मरान जो है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन में बड़ा मुख्तसर लिखा है गियासुद्दीन तुगलक, ये इसके पहले हुक्मरान है, सिर्फ इतना ही याद रख ले। और इसमें से और भी लोग आए हैं, फिरोज शाह तुगलक भी आए हैं और मोहम्मद इब्न तुगलक भी आए हैं। 1320 यानी कि खलजियों के बाद इनकी जो सल्तनत है वो शुरू होती है। 1320 से 1414 तक ये तुगलक खानदान, बुनियाद कौन रखी है? गियासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद आ जाता है सादात खानदान, सादात खानदान, और ये सैयद शाह है और इनकी बुनियाद जो है वो 1414 में इनकी सल्तनत शुरू होती है। खैर ये मैंने पढ़ाए हुए हैं इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। सादात के बाद आते हैं, इनका भी दौर मुख्तसर सा है, सैयद खानदान का मुबारक शाह, सैयद खिदर शाह। ठीक है, ये इनके सादात खानदान के अहम लोग हैं। अब लोधी डायनेस्टी, सादात के बाद कौन आए हैं? लोधी, लोधी खानदान। अच्छा, लोधी खानदान जो है ये 1451 में आए और इसकी बुनियाद रखी है, ये सवाल कई दफा आ चुका है, बहलोल खान लोधी, बहलोल खान लोधी ये पहले, इसके बाद बहलोल के बेटे सिकंदर, इसके बाद इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। आपको याद होगा एक सवाल ये है कि लोधी खानदान की बुनियाद किसने रखी? बहलोल खान लोधी ने। इसके बाद इनका बेटा हुक्मरान बना सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी वो शख्स है जिसने आगरा, ये शहर है हिंदुस्तान के अंदर, आगरे का शहर जो है वो आबाद किया था, आगरे का शहर आबाद किया था बहलोल खान, सिकंदर खान लोधी ने। और इसके साथ एक शहर था सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। और आपको याद होगा कि आगरा वो इलाका है जहां पे शाहजहां ने मुमताज महल, जिसको ताज महल के नाम से याद किया जाता है, वो बनाया है और ये दरिया जमुना के किनारे पे है। तो इसके बाद इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी की जो लड़ाई हुई है ये बड़ी मशहूर मारूफ एक लड़ाई है जिसको हम पानीपत की लड़ाई कहते हैं। पानीपत की लड़ाइयों के सिलसिले हैं 3। ठीक है, पानीपत की लड़ाइयों के सिलसिले कितने हैं? 3 सिलसिले हैं और ये आपने ज़हन में रखना है। पानीपत की लड़ाई का जो पहला सिलसिला है वो 1526 में है, 1526 में ये सवाल आया हुआ है, पानीपत की लड़ाई। ठीक है, इसके मैदान अलग अलग हैं। पहली लड़ाई जो हुई है पानीपत की, उसमें मद्दे मुकाबल थे लोधी खानदान के इब्राहिम लोधी और इधर मुगलिया सल्तनत के बानी मिर्जा ज़हीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबर बेग। अच्छा, ये थे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। और इसी तरह मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई इब्राहिम लोधी के तकरीबन 1.25 लाख लश्कर था, उसको शिकस्त देने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने बड़े सगीर पे मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख दी। अब यहाँ पे ये जो एक ख़ानदान चले आ रहे थे, जो डायनेस्टी चली आ रही थी, वो ख़त्म हो गई। अब एक शहनशाह जो मुगलिया सल्तनत जो है वो बाद में वजूद में आई और मुगलिया सल्तनत का क़याम 1526 में हुआ, ये याद रखना आपने। सबसे पहले हुक्मरान कौन है? ज़हीरुद्दीन बाबर, मिर्जा ज़हीरुद्दीन बाबर। अच्छा, यहाँ पे जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने हुकूमत की है 4 से 4.5 साल,
तो इनके बेटे थे हुमायूं, ठीक है। अगरचे अभी हुकूमत मुस्तहकम नहीं थी, उसके बाद हुमायूं जो है ये 5 साल तक इन्होंने हुकूमत की, तकरीबन 5 साल ज़हीरुद्दीन बाबर ने। और उसके बाद हुमायूं का मुकाबला हुआ किसके साथ? शेर शाह सूरी। ये आपने नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी, और आपने जीटी रोड के नाम से भी इनकी जात को पहचाना होगा। शेर शाह सूरी बेसिकली ये इन्हीं का असल में एक जर्नैल था, और उन्होंने फिर लड़ाई की। शेर शाह सूरी ने हमला किया और जो सूरी सल्तनत है उसकी बुनियाद रखी गई। सूरी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। अब सूरी सल्तनत की बुनियाद जो रखी गई है वो 1539 में। अब आप कहेंगे कि इसके दरमियान कुछ साल थे, तो वो जाहिरी बात है, वो चपकलशे, लड़ाइयाँ, झगड़े उसी में थे। इतना याद रखने वाली चीज़ है कि सूरी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? तो ये सिंपल सा सवाल है, शेर शाह सूरी ने रखी है। इसके बाद इनके बादशाह जो आए इस्लाम शाह, ये दिल्ली के हुक्मरान थे और बरसगीर पे इनकी हुकूमत समझी जाती थी, मगर ये पूरे बरसगीर पे नहीं थे। इस्लाम शाह आए हैं, फिर महमूद शाह आए हैं, और फिर इसी तरह इब्राहिम शाह। तो ये तकरीबन 16 साल हुकूमत की है जो सूरी सल्तनत जारी रही है, सूरी हुकूमत जारी रही है। उसके बाद दोबारा फिर अब जब हुमायूं ने दोबारा हमला किया, वो अपनी ताकत लेकर इकट्ठे किए लोगों को और दोबारा आया और फिर इनको शिकस्त दी, और दोबारा 1555 में दोबारा हुमायूं ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, ठीक है। मुगलिया सल्तनत दोबारा से आ गई। तो अब चूंकि ये कुछ 15 साल का अरसा है जो सूरी सल्तनत के अंदर चला गया, ठीक है, और उसके बाद हुमायूं दोबारा आ गया। अब आपने देखा होगा कि जब हुमायूं भागा था तो वहाँ पे एक दरिया क्रॉस करवाने के लिए निज़ाम सुका की उसने मदद ली थी। या ये कहते हैं कि वो, ये अपने माइक म्यूट कर लें, वगरना अपना सर इनको बल्कि हम रिमूव कर रहे हैं जी, मोहम्मद के नाम से जो है ना रिमूव कर दिया जिनका। ये कई दफ़ा हमने इनको कहा है माइक अपने म्यूट रखा करें प्लीज़। अब ये कहा जाता है कि निज़ाम सुका जो है उसने उनकी जान बचाई थी, जिससे खुश होकर हुमायूं ने उसको 1 दिन या 2.5 दिन की बादशाहत अता की थी, और उसने फिर चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो ये एक मशहूर एक नाम है, आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये उस वक़्त का वाक़या था जब हुमायूं की लड़ाई हुई थी शेर शाह सूरी से, और ये भाग गए थे हुमायूं। बाद में दोबारा उन्होंने जो है सूरी सल्तनत को ख़त्म किया और मुगलिया सल्तनत दोबारा बहाल की। अब हुमायूं के बाद आगे जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। ये हम बड़ी तफसील से नहीं इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि मुख्तसरन आपको बताएंगे। और इसके बाद आए हैं जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर आलम शाह, फिर बहादुर शाह अव्वल। अच्छा ये भी याद रखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि बहादुर शाह एक ही जो आखिर पे था। इससे पहले भी एक बहादुर शाह थे जो कि शाह आलम के बाद थे, बहादुर शाह अव्वल, ठीक है। और आखिरी जो है बहादुर शाह जफर 1857 में। इसमें अहमद शाह भी थे, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला भी थे, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, उनके बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा, हिस्ट्री है, थोड़ा सा मज़ा आता है इसको जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा, ठीक है। अब कुछ जनरल सवाल मैं आपको बता दूं, ये मुगलिया सल्तनत के हवाले से थे जो हमने एक तरतीब के साथ बताए थे। अब मुगलिया सल्तनत के जो जनरल सवाल हैं वो कई दफ़ा पेपर में आए हैं, लेक्चर इस्लामियात के टेस्ट में भी आए हैं और जनरल नॉलेज के पेपर में भी आए हैं, और आप सबको उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं मखसूस चीज़ें जो है वो भी लिखने लगा हूँ। देखिए, एक तो है बाबरी मस्जिद। अब बाबरी मस्जिद के बारे में आपको इल्म है कि ये नाम से ही है, ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब फतह हासिल की थी तो वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनाई थी, और इस मस्जिद को लेकर आपको पता है बड़ा बवाल रहा है। और हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है उन्होंने बड़ी सियासत की है, और आखिरकार इस मस्जिद को 1992 में पहली दफ़ा शहीद किया गया, और फिर मुकदमा चला, और आखिरकार हिंदुओं ने इसको राम की जन्मभूमि करार दिया, और इस मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर राम का मंदिर बनाया गया है। तो ये अभी तो पिछले सालों की बात है। तो ये मुकम्मल जो ही थी 1527 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसको मुकम्मल करवाया था, और ये उत्तर प्रदेश यूपी उसका इलाका युद्धिया,
उस इलाके में ये मस्जिद मौजूद थी। ये आपने ज़हन में रखना है, उत्तर प्रदेश। और अब वहाँ पे क्या है, राम मंदिर है। इसके अलावा एक बड़ा जो सवाल आता है वो दीन इलाही के बारे में आता है। अकबर का दीन इलाही, जलालुद्दीन अकबर चूंकि एक बहुत ताकतवर बादशाह थे और इन्होंने जलालुद्दीन अकबर ने बहुत ज़्यादा इस्लाहात भी की। चूंकि इन्होंने एक हिंदू जज मुकर्रर कर दिया, एक मुसलमान जज मुकर्रर कर दिया। हिंदुओं के साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे और हिंदुओं की जो सोच और उनकी फ़िक्र इनके अंदर पबस्त थी, और महाराजाओं के साथ इन्होंने रिश्तेदारियाँ की, जिसकी वजह से हालात बड़े अच्छे रहे। इसके बाद जब इन्होंने दीन इलाही ईजाद किया और तज़ीमी सजदा किया और कुछ चीज़ें जो इसने खुराफात की, तो इसके मद्दे मुकाबला है ख्वाजा बाकी बिल्ला। जो ख्वाजा बाकी बिल्ला उस्ताद हैं, ये सवाल भी आया हुआ है। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने मुखालफत की थी, इसकी दीन अकबरी की या दीन इलाही की, उसकी मुखालफत की। और ये उस्ताद हैं हमारे बड़े मशहूर और मारूफ मुजद्दिद अलिफ सानी शेख अहमद सर हिंदी। मुजद्दिद अलिफ सानी उनका नाम है, शेख अहमद सर हिंदी, ये उनका नाम है। और आपको इल्म है कि मुजद्दिद इस वजह से कहा जाता है, तजदीद करने वाला, अल्फुन हजार को कहते हैं, और सानी दूसरे 1000 साल की तजदीद करने वाले। ये कहा जाता है कि हर 1000 साल बाद एक मुजद्दिद आता है। तो पहले 1000 साल के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को कहा गया कि वो मुजद्दिद अव्वल थे, उन्होंने तजदीद की थी। और दूसरे कौन है, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी, जिनका असल नाम है अहमद सर हिंदी, ठीक है। और ये शागिर्द थे ख्वाजा बाकी बिल्ला के, उनकी बैत की हुई थी, फिर इन्होंने उसकी मुखालफत की थी। तो इस लिहाज से भी आप इनको ज़हन में रख सकते हैं। और इसके बाद एक बड़ा जो सवाल जो आया हुआ है कि बहराम शाह का कत्ल। बहराम शाह बेसिकली वो है जिसने जो है जलालुद्दीन अकबर को तख्त पे बिठाया था और बड़ा वफादार था, मगर जो बादशाहों के दरबार की साजिशें थी उसकी वजह से इसको जलालुद्दीन अकबर ने कत्ल करवाया। मगर उसके बाद इस तरह पछताता रहा कि 4 साल तक इसके मौत का गम मनाता रहा। और उसके बाद राजस्थान की फतह है, फिर जलालुद्दीन अकबर की औलाद नहीं थी तो दुआ करवाई और जहांगीर जो है वो बेटे पैदा हुए। तो इस लिहाज से शहजादा जहांगीर जो है, इसका असल नाम था शहजादा सलीम, ठीक है, शहजादा सलीम। तो जहांगीर जो है बड़ा एक कामयाब बादशाह रहा है। तो इसके साथ जलालुद्दीन अकबर ने अटक के अंदर, ठीक है, अटक फोर्ट जो है वो बनाया था, अटक में किला बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। और जलालुद्दीन अकबर के 9 रतन मशहूर थे। 9 रतन से मुराद इनके बाएतमाद मुहाफिज थे, वफादार वजीर थे, लोग थे। तानसीन है, अबुल फजल है, राजा मान सिंह वगैरह, ये 9 लोग मशहूर थे। अटक फोर्ट जलालुद्दीन अकबर ने बनाया, ये भी आपने याद रखना है। अब चूंकि इसके बाद जो बादशाह बना वो जहांगीर बना था। अब जहांगीर जब बादशाह बना, जहांगीर जब बादशाह बना तो इसका बेटा बीमार हुआ, बड़े इलाज करवाए, इधर उधर से इलाज ना हुआ। फिर किसी ने, अंग्रेज़ों ने बताया, चंद लोग मौजूद थे कि उन्होंने वहाँ से इंग्लिस्तान से एक तबीब मंगवाए और इलाज किया और बच्चा सेहतयाब हो गया। अब इस पे खुश और उन्होंने कहा कि क्या इनाम मांगते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें गुजरात में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त, यानी कि हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। तो जहांगीर बादशाह के आगाज़ में जो आगाज़ हुआ है 1600 के अंदर तकरीबन, वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज़ हुआ है। और उन्होंने जब इजाज़त दी तो इस तरह फिर जाकर बरे-सगीर के अंदर अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाना शुरू किए और तजारत के नाम पे गुजरात के अंदर एक इंडस्ट्री लगाई। मैंने आपको बता दिया कि जहांगीर का असल नाम शहजादा सलीम है। मकबरा जहांगीर, आपको पता है कि ये जो बादशाह हैं ये वाहिद मुगल बादशाह हैं जिनका मकबरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और आपको पता है कि ये शादरा के अंदर रावी दरिया के करीब शाहजहां का और मकबरा नूर जहां और आसिफ जहां इनका मकबरा है शादरा के अंदर, लाहौर के अंदर, ठीक है। तो इस लिहाज से जहांगीर, नूर जहां और आसिफ जहां
इनका मकबरा कहाँ पे है, जो मकबरा टॉम जहांगीर जिनको हम कहते हैं मकबरा जहांगीर की सैर एक मजमून भी आते हैं, तो ये याद रखना है कि शादरा के अंदर रावी के पास इनका मौजूद है। इसके बाद ही कहते हैं शाहजहां की ताजपोशी हुई, शाहजहां। अब शाहजहां इनका नाम था शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम इनका नाम था। शाहजहां बादशाह बना और इनको अपनी एक रिश्तेदार खातून जिसका नाम था मुमताज बेगम, मुमताज बेगम वो पसंद आई और इन्होंने उनसे 1628 में शादी कर ली, 1628 में शादी। अब देखिए जितने भी सारे किस्से, जितने भी ज़्यादा दास्तानें और अभी मौजूद हैं वो सब इनके हवाले से। मुमताज़ बेगम उनका नाम था, जिनको कहा जाता था मुमताज़ महल, बाद में जो बनाया गया है, ठीक है। अब 1631 में यानी कि 3 साल की शादी के बाद मुमताज़ बेगम का इंतकाल हो गया। अब उन्होंने अपनी बेगम की याद में एक तारीखी इमारत बनवाई उनकी याद में। पहले तो बड़े परेशान थे, उसके बाद उन्होंने ताज महल जो है वो बनाया और ये 1631 में यानी कि 1630 में इसकी तामीर शुरू हुई उनकी। पहले तो वैसे उन्हीं के लिए बना रहे थे, तामीर तो 1630 में शुरू हो रही थी, मगर उन्होंने इंतहाई शानदार महल बनाया जिसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि ताज महल किसने बनाया है, शाहजहां ने। कब बना है, 1630 में शुरू हुआ है और 1648 में तकरीबन 18 साल लगे हैं इसको बनने में। और दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा आगरा शहर जो कि आबाद किया था सिकंदर लोदी ने, दरियाए जमुना के किनारे ये महल उन्होंने बनाया था। और कमाल का आर्किटेक्ट थे जो शाहजहां, और उन्होंने इसके अलावा भी और बड़ी जगह बनाई थी जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए और इसमें से सवालात आते हैं। ये चीज़ें याद रखी जाइएगा क्योंकि कौन सी चीज़ किसने ने बनाई, ये लेक्चरर इस्लामियात का भी सिलेबस है और जनरल नॉलेज का सिंगल पेपर का भी सिलेबस है। इसके बाद है कि लाहौर के अंदर आपको पता है मस्जिद वजीर खां, ये लाहौर को हम लोग उस तरह नहीं देखते, हम चिड़ियाघर या जो दौरे जदीद की चीज़ें हैं उस हिसाब से देखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आप जो शाही किला के साथ साथ लाहौरी दरवाजे हैं, भाटी गेट है, दिल्ली गेट है, ठीक है, लोहारी गेट है, ये सारे जो गेट है ना, ये दरवाजे, ये इनके बारे में आपको तारीख सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए अगर कोई तारीख से शगफ रखता है। तो मस्जिद वजीर खां भी इन्होंने बनाई लाहौर के अंदर। चुबुर्जी गेट आपको पता है, चुबुर्जी मशहूर है, तो चुबुर्जी भी बेसिकली एक गेट था, चुबुर्जी गेट, ये भी शाहजहां ने बनाया था और अपनी पोती जो ज़ैबुन्निसा जो औरंगजेब आलमगीर की बेटी थी उनके लिए बनवाया था एक बाग, और उस बाग के गेट का नाम था चुबुर्जी रखा था। तो ये उन्होंने बनाया, ये भी एक शानदार उनकी इमारत बनाई गई थी। और इसके अलावा शाहजहां ने, आपने देखा होगा जो शाही किला है उसके अंदर एक है शीश महल, ठीक है, शीश महल, ये भी शाहजहां ने बनाया था। ये भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने, ये भी सवाल आया हुआ। इसके अलावा लाहौर के अंदर एक है शालीमार बाग, इसको हम शालीमार बाग, ठीक है, ये कहते हैं शालीमार बाग जो है ये लाहौर के अंदर 1641 में ये भी बनवाया था शाहजहां ने। अभी ये देखें, मस्जिद वजीर खां, ताजमहल, चुबुर्जी गेट, शीश महल, शालीमार बाग, ये सारे के सारे किसने बनाए, शाहजहां। इसके अलावा लाल किला, लाल किला जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली के अंदर ये भी लाल किला बनाया था शाहजहां ने 1639 में, 1639 में। तो आप ओवरऑल देखें कि शाहजहां की इमारतों के हवाले से एक शानदार सकाफती मुजाहरा है और आर्किटेक्चर का एक शानदार फन जो है सकाफत का मुजाहरा किया गया। अब देखिए, लोग ये समझते हैं कि शायद मुग़ल बादशाहों ने सिर्फ यही चीज़ें की हैं, इमारतें बनाई हैं। तो आज की वो इमारतें जो उस वक्त बनाई गई थी कसीर तादाद में मौजूद हैं और इसके साथ साथ दुनिया के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आज ताजमहल देख लें, पाकिस्तान के अंदर ये इमारतें मौजूद हैं,
तो एक शानदार सकाफती बुरसा है और वहाँ पे कसीर तादाद में पैसे जमा होते हैं। तो ये लोगों का जो एक इल्ज़ाम है कि मुगलिया बादशाहों ने सिर्फ ऐशो इशरत किया और कुछ नहीं किया, तो उनके दौर में तलीमी निज़ाम को देख रहे बड़ा इंतहाई शानदार एक तलीमी निज़ाम था और छोटे छोटे इलाकों में तलीम के लिए और मदारिस का एहतमाम और दीनी दुनियावी सारी तलीम का एहतमाम किया गया था। तो खैर ये आपने याद रखना है क्योंकि इसके बारे में एक आधा सवाल जो है वो कभी कभी आ जाता होता है। इसके बाद है शाही किला। शाही किला जो है वो बनाया था किसने? अकबर बादशाह ने 1566 में ये शाही किला उन्होंने बनवाया था और शाही किले के अंदर ही शाहजहां ने फिर जो है ना ये शीश महल भी बनाया था। तो आपने इसको देखना है। अब शाहजहां जो है दारा शेखू जो उनका बेटा था उनको वो बनाना चाहते थे अपने बाद बादशाह, मगर औरंगजेब आलमगीर ने उनको कत्ल करवा दिया और उसके बाद अपने बाप शाहजहां को कैद करवा दिया। 8 साल तक उसी कैद में रहे और उसी तरह वो फौत हुए। इसकी एक रीज़न तो ये बताई जाती है, एक रीज़न और भी बताई जाती है। खैर उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि किसने क्या किया है। ठीक है, तो औरंगजेब आलमगीर जो है इसके बाद वो बादशाह बने और उनके दौर में एक अहम किताब अभी पिछले दिनों PPSC के अंदर पूछी गई है, फतावा आलमगीरी किसके दौर में बनी है? तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में उन्होंने एक मुख्तलिफ फुक़हा की जो उस वक्त के बड़े सगीर के लोग थे, उलमा थे, उनको इकट्ठा किया और उनसे एक फतवा लिखाया। ये फतवा किसी एक बंदे का नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे उलमा या फ़क़ी लोगों की जमात वहाँ पे जमा थी। उन्होंने लिखा था औरंगजेब आलमगीर के दौर में, और ये पिछले साल लेक्चरर के पेपर में भी सवाल आ चुका है। तो खैर अभी हम ये बात कर रहे हैं इसके हवाले से, ये जो मुगलिया सल्तनत के हवाले से थी। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी दौर है जिसमें मुख्तलिफ बादशाह, फिर आखिरकार इसमें एक और दौर में उस पर बात भी नहीं करता, रियासत मैसूर। हैदर जो है रियासत मैसूर का फरमारवा थे और उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के साथ जो 2 नंबरी की थी वो की थी इन्होंने जो है मीर जाफर सादक, जिनको हम कहते हैं मीर सादक। ठीक है, जो तोप खाने का सरबराह था और उसने गोले पे पानी फेंकवा दिया था और अंदर से किले का दरवाजा वो एक सारी जो स्टोरी आपको पता है। तो इसी तरह टीपू सुल्तान अपने चंद वफादार साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। एक तो ये था, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जंग प्लासी 1757 में हुई थी, उसको थोड़ा बहुत देख लें, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। जंग प्लासी का बोया कि इनके दरमियान थी। इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि सिखों की एक डायनेस्टी आती है, सिखों का दौरे को, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह उसका एक बड़ा दौर है और उसने बालाकोट के मुकाम पे जो है बहुत सारे मुसलमानों को भी शहीद किया, जिसमें सैयद अहमद शहीद बड़े मशहूर मारूफ हैं, आलिम दीन थे, उनको शहीद बालाकोट के मुकाम पे किया गया। तो अब देखिए सिखों की भी अंग्रेज़ों के साथ फिर लड़ाइयाँ थी और अंग्रेज़ बड़े दफ़ा इनसे हारे भी हैं। तो अंग्रेज़ की जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार थी ये 1546 और 45 में हुई। सिखों पे इन्होंने जब सिखों को शिकस्त हुई तो इन्होंने तवान लगा दिया। अब यहाँ पे उन्होंने एक वायदा किया, क्योंकि तवान था 1 करोड़ रुपए अदा करना, तो जो कि उनसे अदा करना मुश्किल था, लिहाजा एक वायदा किया ट्रेटी ऑफ लाहौर। ठीक है, ये एक वायदा था जिसकी बुनियाद पे इन्होंने कश्मीर का इलाका, सिखों ने कश्मीर का इलाका किसको दे दिया? अंग्रेजों को बेच दिया। और इसके बाद राजा गुलाब सिंह जो थे, राजा गुलाब सिंह, इन्होंने बाद में लोगों से पैसे इकट्ठे किए और इसी तरह 75 लाख में ये इलाका जो है वो अंग्रेजों से दोबारा खरीद लिया, जिस मुआहदे को कहा जाता है ट्रेटी ऑफ अमृतसर, जिसमें कश्मीर हवाले किया गया, ट्रेटी ऑफ लाहौर, और जिसमें दोबारा जो है रंजीत सिंह ने 75 लाख लोगों से जमा करके उनको दिए। तो उस वक्त इस मुआहदे को कहा जाता है ये ट्रेटी ऑफ अमृतसर। इसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वार थी जो 46 और 48 में, और ये वार थी, जंग थी ये लाहौर के हवाले से। तो लाहौर के अंदर जब सिखों को शिकस्त हुई, लाहौर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और यहाँ पे फिर जो इन्होंने मुख्तलिफ मुआहदे किए हैं। खैर
अंग्रेजों के यहाँ ये सारा कब्जा उस पर भी चला गया। और फिर दरिया झेलम के किनारे आपको पता है कि एक किला रोहतास है, तो शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में दरिया झेलम के किनारे वो किला रोहतास जो है, रोहतास फोर्ट, वो बनाया गया। तो इसी तरह ये जो मुख्तलिफ निज़ाम थे और मुख्तलिफ डायनेस्टी थी, उन्होंने अपना अपना किरदार वहाँ पर निभाया। एक तरतीब के साथ आपने याद रखना है। और फिर बरसगीर के अंदर 1857 में जंग आज़ादी हुई, ठीक है। और इस जंग आज़ादी के तहत मुगलिया सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया। बहादुर शाह जफर को यंगून रंगून बर्मा की जेल के अंदर कैद कर दिया गया और बरसगीर पे आम तौर पर तमाम के तमाम इलाकों पे अंग्रेज का कब्जा हो गया। अब 1857 के बाद देखिए, इसमें से आपको दो सवाल आएंगे, मगर इसके बाद जितना आपका दौर पीरियड है, इसको हम कहते हैं तहरीके पाकिस्तान। अब तहरीके पाकिस्तान जितना भी मुताला है आपका सिंगल पेपर में आने वाला, आपका मैक्सिमम अगर कुल पेपर में 10 सवाल आते हैं ना, तो 7 सवाल तहरीके पाकिस्तान से आएंगे। लिहाजा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट सिलेबस है, उस सिलेबस को आपने बहुत अच्छी तरह आपने देखना है, बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, ताकि उसके अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें आप 2-3 चीज़ों को देख सकते हैं। मैं इस पर इंशाल्लाह ताला लेक्चर भी लूँगा, आपको बताऊँगा भी। तो अभी चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपको बुनियादी चीज़ों को सिर्फ बताया जाए क्या क्या करना है। एक तो आपने जंग आज़ादी को पढ़ना है, जंग आज़ादी क्या थी, 1857 में क्या हुआ था। उसके बाद एक बड़ा अहम रला है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद की ज़ात ऐसी जिसके बारे में 90% सवालात होते हैं। आपने उनके जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं उनको पढ़ना है। आपने ये देखना है कि सर सैयद की पैदाइश वफ़ात कब है, उनको सर का खिताब कब मिला है। फिर उन्होंने कुछ तालीमी इदारे बनवाए हैं, लाइक आप देख सकते हैं वहाँ पे उन्होंने मुरादाबाद में स्कूल है, गाजीपुर में स्कूल है, फिर साइंटिफिक सोसाइटी है। इसका मकसद क्या था? जो उन्होंने रिसाले लिखे हैं वो किस मौजू पे या उसके जो ऑब्जेक्ट्स क्या थे, लाइक रिसाला असबाब बगावत हिंद, तरीके सरकशी बजनौर, आसारुस्सनादीद, तबीनुल कलाम, खुतबात अहमदिया, ये उनकी किताबें हैं। खुतबात अहमदिया, तबीनुल कलाम इनकी किताबें हैं। तो इनके बारे में आपने ज़रूर थोड़ा सा देखना है। मैं फिर भी आपको ये बताऊंगा और आपको शेयर भी करूंगा। फिर इनके दौर में जब आप उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ है सर सैयद अहमद खान के 1867 में, ठीक है, उर्दू हिंदी तनाज़ा बनारस के अंदर हुआ था। वहाँ से अब देखिए, उसके बाद फिर इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग ये जो दो कौमी नज़रिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो इसी वक्त इस्तेमाल किया गया। फिर यहाँ पे आप देखते हैं तो मज़ीद आगे चलें तो सर सैयद अहमद खान ने जो एमओ हाई स्कूल बनाया 1875 में, फिर 77 में उसको कॉलेज का दर्जा दिलवाया। अगरचे शदीद ख्वाहिश थी यूनिवर्सिटी बने मगर नहीं बन सकी। 1898 में सर सैयद की वफात होगी और 1920 के अंदर जो है एमओ कॉलेज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो इस दौर में 1864 में एक यूनिवर्सिटी बन चुकी थी लाहौर के अंदर, जीसी कॉलेज, जीसी यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, जीसी कॉलेज का आगाज हो चुका था। और 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में आ चुका था। तो ये 2 सन आपने ज़रूर याद रखना, इसके बारे में सवाल हो सकता है। फिर कांग्रेस का आगाज़ है, फिर मुस्लिम लीग है, और फिर इसके बाद मुख्तलिफ जो जिद्दोजहद है उसके बारे में हम तफसील के साथ आपको पढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक लेक्चर उस पर मज़ीद होगा, कोशिश करेंगे कल हो जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके नेक्स्ट डे या अगले वीक में हम उसको रख लेंगे ताकि आपको उसके बारे में ज़रूर पता हो। तहरीके पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स पाकिस्तान के हालात हाज़रा उस पर भी एक लेक्चर मैंने रखा है, उसके करंट जो लोग मौजूद हैं उस पर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। बाकी बात तब बनेगी जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, तब बात तब होगी। तो हमारा काम आपको पढ़ाना है, चीज़ों को आसान तरीके के साथ बनाकर मुख्तसर खुलासे देना है। मगर आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। कोई भी क्वेश्चन इस सिलसिले में आप कर सकते हैं। बाकी अभी नोट्स मेरे पास है, अच्छा मेरे पास कुछ नोट्स हैं वो हम आपको शेयर करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन नोट्स को आपने इतना अच्छा पढ़ना है कि आप उसको 2-3 दफ़ा, वो तकरीबन 50-60 पेज है, 1-2 दिन में पढ़ लेंगे, आप कल ही पढ़ लेंगे। मुख्तसर जामे मुस्नद,
इंतहाई मुस्तनद नोट्स हैं, आप उसको बहुत बेहतर अंदाज के अंदर पढ़ना है। उसमें आपकी पूरी मुगलिया सल्तनत से लेकर आपकी पाकिस्तान की तारीख जो है वो मौजूद है। बाकी मिसाली गाइड के अंदर ये सारा पोर्शन बड़ा उम्दा अंदाज के अंदर लिखा हुआ है, आपने उसको ज़रूर पढ़ना है। और इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पे एक किताब पढ़ी हुई है, मैं यहाँ से भी आपको ये असल में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने तारीख को लिखा हुआ है, तो हम आपको ये भी भेजेंगे। और ये सारी जद्दोजहद क्या थी, और इसके साथ साथ ये आप देखें मुस्लिम फातिहीन और मुगलिया फ़न तामीर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये मैं एक PDF फाइल बना के आपको भेजूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें याद होंगी। हिस्ट्री तब याद होती है जब आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा हिस्ट्री में उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिसाली ग्रुप का पैगाम अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस सिलसिले में अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं जी।